हिंदी साहित्य जो पहले हिंदी साहित्य का पेपर एनटीए निकालती थी वो बहुत ज़्यादा टफ रहता था। क्योंकि उसमें क्या करते थे कि उपन्यासों को क्रम से लगाइए, तो आपको सारे के सारे उपन्यासों को याद करना पड़ता था कि ये कौन से सन में है। और सब राइटर भी पूछ लेते थे उसमें। सब राइटर कैसे? तो मतलब ये भी पूछ लेते थे वो लोग कि जितने हमारे यूनिट वाइज सिलेबस लगे हुए हैं उसके अलावा भी कोई ना कोई उपन्यास पूछ लेते थे। ऐसे ही कहानियाँ भी क्रम से लगाइए, और आत्मकथाएं, रेखा चित्र। तो जो पहले का पेपर रहता था वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता था, पर अभी जो एनटीए पेपर सेट कर रहे हैं वो पहले के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा इजी है। बट ये है कि लेंदी लेंदी इस प्रकार है कि हमें सारे के सारे उपन्यास पढ़ने पड़ रहे हैं, और हमें कहीं से भी कोई भी उठा के वो क्वेश्चन कर ले रहे हैं। उपन्यास हो गए, कहानियाँ हो गई, निबंध हो गए, उनको क्रमानुसार लगाइए निबंध के पैराग्राफ को कि कौन सा पैरा पहले आया है या कौन सी पंक्ति पहले आई है। और कविताओं में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहे हैं, कविताओं में ये पूछ रहे हैं कि ये वाली चीज़ें कविताओं को आप क्रम से लगाइए। और कविताओं में कोई ऐसे वर्ड्स आ जा रहे हैं जैसे फूलों के नाम आ जा रहे हैं, तो फूलों के नामों को क्रम से लगाओ। या कौन से पक्षी आए हुए हैं उन पक्षियों को क्रम में लगाओ। या कौन सी ऋतु कौन सी कविता में ली गई है, ये भी पूछ ले रहे हैं। तो पेपर पहले के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है, बट ये है कि हमें पढ़ना पड़ेगा। बाकी हमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, तो इजी तो अभी हो ही गया है। पर आपको उसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें छोड़नी है और कौन सी हमको पढ़नी है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप कौन सा क्या पढ़ेंगे, किस समय आपको कौन से कथन आपको याद करने हैं। नाटक में गीत आ रहे हैं, नाटक से कथन आ रहे हैं, अंक आ रहे हैं, दृश्य आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, पर उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी की सारी नहीं पढ़नी है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। हम अभी यहाँ पे माटी की मूर्तें जो है रामरक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई है। जो माटी की मूर्तें हैं ये रेखा चित्र है। तो ये सब जो हैं ये जो हैं ये यूनिट 10 से लिए गए हैं, और यूनिट 10 के काफ़ी सारे क्वेश्चन एनटी पूछते ही हैं। तो हमने यहाँ पे माटी की मूर्तें लिया है। हमने दूसरे भी ऐसे ही क्लासेस बनाए हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दूसरी क्लासेस में ये भी बताऊंगी कि हमको कहाँ से कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, ताकि आपका जो एनटीए या जेआरएफ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो आसान हो सके। तो हम आगे चलते हैं। माटी की मूर्तें। माटी की मूर्ति में हम सबसे पहले देखो ये लोग क्या करते हैं, अभी भूमिका से क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं। कुछ भी हो, सारे के सारे नाटक ले लो या उपन्यास ले लो। तो ये सब लोग क्या करते हैं, नाटक, उपन्यास या आत्मकथाएं हैं यहाँ पे जो यूनिट 10 का है। तो जो स्टार्टिंग में एक पेज है या भूमिका बोलोगे आप, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो वहाँ से क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं। तो आपको उसको ज़रूर देख लेना है। तो हमने यहाँ पर वही पहले के पेज रखे हैं, जैसे कि ये माटी की मूर्तें। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ, रामरक्ष बेनीपुरी क्या कहना चाह रहे हैं कि सॉरी जब कभी आप जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी रहती है। इन्हीं को हम बोलते हैं माटी की मूर्तें। मतलब हम गांव में जाते हैं तो किसी भी कहीं पर भी हमको देखने में कैसे मिलता है कि किसी पेड़ के नीचे कुछ माटी की मूर्तें पड़ी रहती है। तो ये जो हैं ये माटी की मूर्तें हैं। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी, फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम शौदाई शैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न लें तो उन्हें देखते ही हम मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, या ये तो अचरज की बात है। तो हमने देखा होगा कि वो जो मूर्तें वो खूबसूरत नहीं होती हैं। पता नहीं, मतलब उनके जो शेप्स होते हैं, मतलब जो उनका फेस रहता है वो ग्रीक रोमन मूर्तियों जैसा होता है। मतलब हमने कभी देखी ही नहीं होती है वो फेस किसी के सिमिलर रहता ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं होता है कि उनको बार बार देखने का मन करें, काफ़ी अजीब सी रहती हैं वो। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया है, वह है जिंदगी। ये माटी की बनी है,
माटी पर धरी हैं, इसलिए ज़िंदगी के नज़दीक हैं, ज़िंदगी से सरोबार है। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती है और श्राप देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि आप ये जो मूर्तें, ये कुरूप हैं, इनकी कोई ये बद शक्ल है, मतलब उनको उनके देखने की इच्छा नहीं होती, पर ये क्योंकि माटी से जुड़ी हुई हैं तो इनमें ज़िंदगी है। क्योंकि जब हम मर जाते तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसी की कल्पना को इन्होंने साकार करके कहा है कि ये माटी की मूर्तें जो हैं, इनमें ज़िंदगी है, इनकी ज़िंदगी के नज़दीक हैं, और ये देखती भी हैं, सुनती भी हैं, खुश भी होती है और श्राप भी देती है और आशीर्वाद भी देती हैं। तो हम आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि ये जो मूर्तें हैं न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं और न अवतारी देवताओं की। गांव के किसी साधारण व्यक्ति या मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख और दुख का दृष्टा और सृष्टा बन गया। मतलब ये जो मूर्तें ये किसी देवता की नहीं होती हैं, ये क्या होती है, इन्हीं लोगों की होती हैं जो हमारे आसपास आए हैं, मिट्टी के एक पुतले हैं, और इनको हम देवता में गिन लेते हैं। ये गाँव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख और दुख का दृष्टा है, मतलब कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो मूर्तें, इसमें जो गाँव के सुख या दुख है, या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कोई सुखी था कोई दुखी था, तो उन सब कैरेक्टर को लेकर इन्होंने क्या करी है, माटी की मूर्तों का रूप बनाया या माटी की मूर्तें बनाई है। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज़ होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। मतलब ये जब माटी की मूर्तें खुश होती है या नाराज़ होती है तो ये कुछ ना कुछ क्या करती है, किसी को ब्लेस करती है कि आपको यात्रा में सुख मिलेंगे, मुकदमे में जीत मिलेगी, फसल मिलेगी, संतान मिलेगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि जो नाराज़गी, अगर नाराज़ हो जाती हैं मूर्तें तो क्या करती हैं कि जब ये नाराज़ हो जाती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, तो महावरी फैल जाती है, फसल पर ओले गिर जाते हैं, घर में आग लग जाती है। मतलब ये जो माटी की मूर्तें हैं आपको ब्लेस करती है, किसी न किसी तरह से आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो ये ज़िंदगी के नज़दीक ही नहीं, ज़िंदगी में समाई हुई हैं। इसलिए ज़िंदगी के हर पुजारी का सिर इसके नज़दीक आप भी झुक जाता है। मतलब कितना भी बड़ा पुजारी क्यों ना हो, वो इन मिट्टी की मूर्तों का मूल्य समझता है। वो समझता है कि मुझे इनको हर्ट नहीं करना है, मुझे इनका आदर सम्मान करना है, मुझे इनका तिरस्कार नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, इसलिए वो उनके आगे सर झुका देता है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दार्शनिक हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षीय नहीं है। हमारी आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, मतलब आपको भी इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इनके आगे शीश झुकाना चाहिए। आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएं, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक, कैसी प्रपोजल, कैसी उत्साहवर्धक हैं। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना होगा। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि जो आपने राजा रानी की जो कहानियाँ पढ़ी थी, ऋषि मुनियों की जो कहानियाँ पढ़ी थी, या किसी नेता की कहानी पढ़ी थी, तो वे जो कहानियाँ थी, वे कथाएं थी, वे जीवनियाँ थी, वो भले कैसी भी मनोरंजक हो और वो उत्साहवर्धक थी, मतलब आपको कुछ ना कुछ इंस्पायर करके जाती थी। हमें दिन दिन उनका अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखो, हम अपने एटमॉस्फेयर से ही सीखते हैं। एक इंसान कहाँ से सीखता है? अपने एटमॉस्फेयर से सीखता है। क्यों? क्योंकि अच्छा बताइए कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजा जाता है कि आपको सीखने का वातावरण मिले। अगर बच्चों को सीखने का वातावरण मिलेगा तो वो जल्दी सीख जाते हैं। अगर वही चीज़ आप घर पे सिखाओगे ना, वो सीख ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सीखने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ही पड़ता है। तो जब आप यूजीसी नेट की पढ़ाई करेंगे तो आपको
अपने मन को पूरी तरह से इसमें समर्पित कर देना है, और आपको उसमें जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है या आप खुद भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें इन्वॉल्व हो जाना है कि मैं क्या हूँ, मैं माटी की मूर्तें पढ़ रही हूँ, मैं एक गांव में हूँ, अगर गांव का किस्सा चल रहा है तो मैं गांव में हूँ, यहाँ पर मैंने माटी की मूर्तें देखी है। अब माटी की मूर्तों में लेखक क्या कह रहा है कि इसमें ज़िंदगी है, तो आपको इनका आदर करना चाहिए और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियाँ, ऋषि मुनियाँ, नायकों, नेताओं की कहानियाँ, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजन और प्रोंचल या उत्साहवर्धक नहीं होगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन देते हैं, इनसे आप प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग भी हैं जिनकी जीवनियाँ हैं आपके सामने, राजा रानियाँ हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी भी कथाएं हैं जो आपके जीवन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वो भले ही कम मनोरंजक हो, कम उत्साहवर्धक नहीं है, मतलब आपको उनसे इंस्पिरेशन तो मिलती है, किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की और देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। तो मतलब वो क्या बता रहे हैं कि हमारे ही गांव में जो इस रेखा चित्र में कुछ व्यक्तियों का जीवनियाँ ली गई हैं, तो क्या बता रहे हैं कि वो जो बूदिया है, बाल गोविंद भगत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए थे। बलदेव सिंह जो थे, और देव देव बहुत एक ही साहसी व्यक्ति था, उसके बारे में बताया है यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कभी इनकी ओर तो नज़र नहीं घुमाई। तो लेखक जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगी और मेरी कलम को चित्रण की याचना करने लगी। मतलब क्या, मेरे सामने आने लगी और कलम को कहने लगी कि मेरा चित्रण कर। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर थे कि इनका मन करने लगा कि मैं इनके ऊपर कुछ लिखूं। ये जो माटी की मूर्ति है, उनकी इस याचना ने मुझे कुछ ऐसा जोर था कि अंततः ये माटी की मूर्तें तैयार होकर ही रही। मतलब मैंने फिर उनके बारे में कुछ लिख ही दिया। मतलब आपने कभी देखा होगा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे प्रीशियस व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में कहीं एक ऐसा स्थान बना जाते हैं कि भले वो आपके दूर रहें, पर वो आपको कुछ सिखा जाते हैं ज़िंदगी में। आपको हर पल उनकी याद आती है, भले वो आपसे बात करें नहीं करें, आपके टच में रहें या नहीं रहें, भले आपके वो रिलेटिव नहीं हो, भले आपका कोई उनका ब्लड रिलेशन नहीं हो, फ्रेंड नहीं हो, पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी लाइफ को इंस्पायर करके जाते हैं। तो कुन्हीं ऐसे ही व्यक्तियों में जो राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन में आए थे, तो उन्होंने उनकी माटी की मूर्तें बना दी। मतलब ये जो रेखा चित्र ये उन्होंने लिख दिया, माटी की मूर्तें। इसमें उन्होंने 12 लोगों के जीवनियों को लिया है। तो ये कह दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखें, कि मैं साफ कह दूं कि ये कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। मतलब ये क्या है, ये कहानियाँ नहीं, ये जीवनियाँ हैं, व्यक्तियों के जीवन से रिलेटेड बातें हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रूप में मूल रेखाएं गायब हो जाएं। मतलब वो बोलना है कि मैंने कला में उन पर पच्चीकारी की, मतलब मैंने उनको, उनके कैरेक्टर को लिया है, कुछ ऐसे अद्भुत से कैरेक्टर ने, पर मैंने उनमें रंग रूप में मूल रेखाएं गायब ही हो जाएं ऐसा नहीं किया। मतलब मैंने उनसे रिलेटेड ही बात की। मैं उसे अच्छा रसोईया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। तो आपने कभी देखा है कि जब आप सब्जी बनाते हैं, तो मैं आपका देखो यहाँ पे सब्जी का एग्जांपल है, इसलिए मैं सब्जी का एग्जांपल ही दे रही हूँ, कि आपने कभी देखा है कि जब आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में प्रॉपर क्वांटिटी में आपके जो मसाले हैं वो बढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 चम्मच डालना है या 1 टीस्पून डालना है तो आप 1 टेबल स्पून डालना है तो आप क्या कर रहे हैं, 1 स्पून डाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
जो 1/4 डाल दे रहे हैं, 1/2 डाल दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे करने से सब्जी का जो मेन जो सब्जी हम खा रहे हैं वो उसका स्वाद ही नहीं आता है। ऐसे लगता है हम मसाले खा रहे हैं, या फिर मसाले बहुत कम डाल देना। तो हमको क्या करना है, लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना है। मतलब उन्होंने भी उनके व्यक्तियों, जो उन व्यक्तियों के रेखा चित्र लिए हैं, उनकी लाइफ को बैलेंस करते उनकी लाइफ को दिखाने का प्रयत्न किया है, और सारी की सारी चीज़ें उसमें ऐड करी है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। तो हम देखेंगे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट न हो जाए। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे या चमक उठे। अभी क्या बोल रहे हैं कि कला का काम जीवन को छिपाना नहीं। अभी कला का जो इन्होंने कोटेशन लिया है, यहाँ मैं एक पंक्ति बोलूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या समझता है कि ये इस यहाँ से तो लेके आई नहीं है, क्योंकि कला के ऊपर बताया है। अब कला का तो कहीं से कहीं तक 12 रेखा चित्रों में कहीं से कहीं तक ये वाली कोटेशन है नहीं। और अधिकतर स्टूडेंट भूमिका पढ़ के नहीं जाते हैं या लर्न नहीं करके जाते कि उसमें कौन सी कोटेशन दी हुई है। तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के 100% चांसेस हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे मेमोराइज करके चलें, याद करते चलें कि कला का काम क्या है और यहाँ कहाँ से लिया गया है। तो ये रामरक्ष बेनीपुरी से लिया है, माटी की मूर्तों से। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसी पूजा पाती, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार में उन्हें सिर आँखों पर लिया। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि डरता था कि मैं सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की जो मूर्ति हैं ये कैसे पूजा पाती, वैसे ही मैं भी डरती हूँ। कैसे कि यहाँ पर हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, मैं एक छोटी सी व्यक्ति हूँ, या एक मैं छोटी सी आशा लेकर मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मेरे इस चैनल को कौन पसंद करेगा। पर मैं ये जानती हूँ कि मेरे इस चैनल को सभी लोग आगे जाकर पसंद करेंगे और प्रशंसा भी करेंगे। तो रामरक्ष बेनीपुरी की जैसे ही मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी और आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो वैसे ही रामरक्ष बेनीपुरी कह रहे हैं कि सिर आँखों पर रख लिया हिंदी संसार ने, वैसे ही ये पूरा भारत कहीं कहूँगी मैं कि मेरी क्लास को अप्रिशिएट ज़रूर किया जाएगा। तो वह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम यह है कि उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कि कुछ और ऐसी माटी की मूर्तें हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। तो रामरक्ष बेनीपुरी क्या कह रहे हैं कि ये जो माटी की मूर्तें हैं, जो उनको इतनी स्नेह मिला है, तो मेरा उसका यह परिणाम है कि ये स्नेह मैं बार बार प्राप्त करूं। ऐसे ही माटी की मूर्तों को मैं, जो मेरे जीवन में आई हुई हैं, उनको हिंदी संसार में मैं प्रकट करने का सौभाग्य पाऊं। तो वैसे ही मैं भी आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये क्लास अगर अच्छी लगेगी तो मेरा ये सौभाग्य मैं प्राप्त कर सकूं और आगे भी मैं इस तरह से क्लासेस बनाती रहूं। और जो ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र 12 व्यक्तियों की जीवनियाँ हैं, तो मैं 12 के 12 व्यक्तियों की जीवनियाँ आपके सामने ला सकूं, ऐसा प्रेम और प्यार दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आगे हम देखते हैं कि इसमें कितने रेखा चित्र हैं। तो इसमें 12 रेखा चित्र हैं। 12 रेखा चित्र कौन से हैं तो देखते हैं हम कि ये जो माटी की मूर्तें हैं इसमें है रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया है, मगर है, रूपा की आजी है। जो रजिया है वो एक चूड़ी वाली है, बलदेव सिंह है, मगर की कहानी, रूपा की आजी है। रूपा की आजी कौन है, जो सबको क्या करती रहती है, बद्दुआएं देती रहती है, श्राप देती रहती है। और देव कौन है, देव एक बहुत ही मतलब काम करने वाला व्यक्ति है, वो परिश्रमी व्यक्ति है। बाल गोविंद भगत है, भौजी है, भौजी का भी रोल बहुत अच्छा है, बेजू मामा है, और सुभान खां है और बूधिया है। बेजू मामा शायद इसमें पुलिस में जाते हैं, मतलब चोरी करते हैं और चोरी करके पकड़े जाते हैं। तो उनके ऊपर भी एक उनकी जीवनी लिखी गई है। तो आपको ये क्लास कैसी अच्छी लगी? अगर आपको लगता है कि आप 100% में मैंने 60% भी अगर मैंने अच्छा पढ़ाया है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।